सरकार नमस्कार। माहौल जबरदस्त शानदार। आइए एक धमाकेदार चैप्टर हम पढ़ लेते हैं मस्त तरीके से, शानदार वाला अपील्स एंड रिवीजन। आपको शायद सर अपने लेक्चर में भले फुल कोर्स हो, फास्ट ट्रैक हो, एग्जाम ओरिएंटेड बैच हो, आपने देखा होगा एक शानदार वाला चार्ट हमने बनाया था बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, और उसी चार्ट के अंदर हमने मैक्सिमम चैप्टर कवर कर लिया था। वो चार्ट मैंने यहाँ पे समरी बुक में भी बहुत शानदार तरीके से आपको दे रखा है। आइए बच्चों पढ़ते हैं इसको का डाला मतलब लाइफ जिंगल वाला। बच्चों आइए सर, सबसे पहली बात, अपील अगर फाइल करनी है तो क्या सिस्टम होता है सर? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो एडजुडिकेशन करते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, वो सर सेक्शन 73 74 के थ्रू आपको शो कोज नोटिस सर्व करते हैं। सर ऐसे केस में शो कोज नोटिस का आपने सर रिप्लाई दिया होगा, आपने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया होगा, उसके बाद उन्होंने अपना ऑर्डर पास किया होगा। अब ऑर्डर से अगर आप सेटिस्फाइड हो तो बात खत्म बेटा। सर अगर आपको लगता है मामला गड़बड़ है तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने जो ऑर्डर पास किया उसके अगेंस्ट आप अपील फाइल कर सकते हो। अपील जो फाइल करनी होती है वो कहां करोगे? अपीलेट अथॉरिटी के यहां करोगे। अब अपीलेट अथॉरिटी कौन होती है सर? यहां देख लेते हैं हम पहले। सबसे पहली बात, अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के अगेंस्ट आपको अपील फाइल करनी, कहा करेंगे? अपीलेट अथॉरिटी पास करेंगे। अब सर सबसे पहली बात, अपीलेट अथॉरिटी कौन होगा सर? कमिश्नर ऑफ अपील होगा। अगर जो ऑर्डर पास किया था वो ऑर्डर पास किया था किसने बच्चों? जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया था तो कमिश्नर ऑफ अपील्स इज द अपीलेट अथॉरिटी। और अगर सुपरिटेंडेंट या एसीओ डीसी असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया तो ऐसे केस में जॉइंट कमिश्नर ऑफ अपील्स या उसके अब रैंक वाला ऑफिसर जो डिपार्टमेंट अपॉइंट करेगा, दैट विल बी द अपीलेट अथॉरिटी। अब सर अगर आपको अपीलेट अथॉरिटी के अगेंस्ट जाना है तो ऐसे केस में आप डायरेक्ट कहा जाएंगे जीएसटी जाएंगे। ध्यान देना बच्चों, गलती होने का चांस रहता है। अगर यहां पर जॉइंट कमिश्नर ऑफ अपील्स ने ऑर्डर पास किया है सर तो भी यहां पे कहा जाना है बेटा आपको उसके अगेंस्ट जाना तो जीएसटी ही जाएंगे। ऐसा नहीं कि यहां के बाद आप यहां चले जाए बच्चों। ओके डन सरकार। अब अगर आपको अपीलेट अथॉरिटी के अगेंस्ट जाना है तो ऐसे केस में आप कहां जाएंगे? जीएसटी जाएंगे। जीएसटी मतलब जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल। ओके सर सबसे पहली बात ये कि जो अपील एसएससी फाइल करता है सेम वे में डिपार्टमेंट भी अपील फाइल कर सकता है टू दी अपीलेट अथॉरिटी एंड जीएसटी। अब सर अगर एसएससी को अपील फाइल करनी है, क्लियर सर, तो ऐसे केस में टाइम लिमिट दिया हुआ है 3 मंथ प्लस 1 मंथ का। अगर यही अपील फाइल करनी है डिपार्टमेंट को तो 6 मंथ प्लस 1 मंथ का टाइम है। प्लस 1 मंथ मतलब अगर डिले हो गया तो ऐसे केस में अपीलेट अथॉरिटी कैन कंडोन द डिले अप टू पीरियड ऑफ 1 मंथ अगर रीजनेबल रीजन था तो। अब सर यही अगर अपीलेट अथॉरिटी के अगेंस्ट आपको अपील करनी तो कहां करेंगे? जीएसटी करेंगे। अगर एसएससी को अपील करनी तो 3 मंथ का टाइम दे रखा है, प्लस जीएसटी कैन कंडोन द डिले अप टू पीरियड ऑफ 3 मोर मंथ, मतलब 3 + 3 मंथ हो गया। पर डिपार्टमेंट को अगर अपील करनी तो 6 मंथ का टाइम दे रखा है, पर वहां पे अगर डिपार्टमेंट डिले होता है तो कोई सर कंडोन करने का पावर नहीं दे रखा जीएसटी को सर, इसलिए 6 मंथ का टाइम दे रखा है डिपार्टमेंट को टू फाइल द अपील टू द जीएसटी। अब जीएसटी के अगेंस्ट अगर आपको अपील करनी तो कहां जाएंगे बेटा? सर ध्यान देना बच्चों, हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट। पर हाँ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो अपील जाती है वो ही मैटर जाएंगे which involve substantial question of fact। सर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वही मैटर जाएंगे which involve substantial question of law। सर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, इसलिए जीएसटी को बोलते हैं फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी। अब ध्यान देना बेटा, जीएसटी में भी 2 तरह की बेंचेस होती है सर, स्टेट बेंच और प्रिंसिपल बेंच। ध्यान देना बच्चों, प्लीज ध्यान देना, अगर आपके केस में एक भी मैटर प्लेस और सप्लाई से रिलेटेड है तो योर अपील शैल लाई टू दी प्रिंसिपल बेंच ऑफ जीएसटी। और हाँ, प्रिंसिपल बेंच ऑफ जीएसटी ने अगर ऑर्डर पास किया तो उसके अगेंस्ट डायरेक्ट कहा जाने का बेटा सुप्रीम कोर्ट जाने का, वहां हाई कोर्ट नहीं जाएंगे, क्योंकि प्लेस और सप्लाई में क्या होता है? स्टेट की रेवेन्यू इन्वॉल्व होती है, इसलिए वहां डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाया जाता है, वहां पर हाई कोर्ट नहीं जा सकते। पर हाँ, अगर आपके केस में एक भी मैटर प्लेस सप्लाई का नहीं था तो ऐसे केस में आप जीएसटी के स्टेट बेंच को अपील फाइल करेंगे, और स्टेट बेंच को के ऑर्डर के अगेंस्ट अगर आपको जाना है तो ऐसे केस में हाई कोर्ट के पास जाएंगे, और हाई कोर्ट के बाद अगर आपको जाना है तो कहा जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पर प्रिंसिपल बेंच ने अगर ऑर्डर पास किया तो डायरेक्टली कहा जाता है बच्चा हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। और हाँ, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में मैटर तभी जाएगा व्हेन द मैटर इन्वॉल्व सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। अब सर हाई कोर्ट को अगर अपील करनी तो सर जीएसटी के स्टेट बेंच के अगेंस्ट अगर आपको अपील करनी तो टाइम लिमिट इज 180 डेज, प्लस हाई कोर्ट चाहे तो डिले को कंडोन कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के अपने अलग से रूल्स दे रखे, वो यहाँ पे रिलेवेंट नहीं होते आपके एग्जाम्स के लिए। अब सर ध्यान देना बच्चों, सर ये तो हो गया कि टाइम लिमिट टू फाइल द अपील और कहां आपको अपील फाइल करनी है। प्लस अब मान लो आपने किसी मैटर पे, सर ध्यान देना बच्चों, आपको शोकोस नोटिस सर्व हुआ, शोकोस नोटिस सर्व होने के बाद आपको ऑर्डर पास हो गया। अब ऑर्डर जो पास हुआ वो एसएससी के फेवर में पास हुआ, तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट कैन फाइल द अपील टू द अपीलेट अथॉरिटी विद इन 6 मंथ प्लस 1 मंथ। पर अगर डिपार्टमेंट ने इतने टाइम में अपील फाइल नहीं करी, पर सर डिपार्टमेंट के ऑफिसर लगता है कि मामला गड़बड़ है, तो ऐसे केस में वो रिविजनरी अथॉरिटी के पास जा सकता है। रिविजनरी अथॉरिटी क्या कर सकता है? या ऑन हिज ओन मोशन रिविजनरी अथॉरिटी को लगता है कि ये जो ऑर्डर पास हुआ सही पास नहीं हुआ, इट इज अगेंस्ट द डिपार्टमेंट और ये सर अगेंस्ट द रेवेन्यू पास हुआ है, या तो खुद को ऐसा लगता है या फिर कोई जूनियर अथॉरिटी ने बताया रिविजनरी अथॉरिटी को कि सर इस मैटर में ऑर्डर सही पास नहीं हुआ है, तो रिविजनरी अथॉरिटी कैन रिवाइज द ऑर्डर विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years।
मतलब सर अगर एसएससी के फेवर में कभी ऑर्डर पास हो जाए तो ऐसे केस में 3 साल तक खुश नहीं होने का बेटा, क्योंकि सर डिपार्टमेंट इसको रिवाइज कर सकते विद इन 3 इयर्स। हाँ, फर्स्ट 6 मंथ टाइम है डिपार्टमेंट पास टू फाइल द अपील, इसलिए फर्स्ट 6 मंथ में रिविजन अथॉरिटी कुछ नहीं करेगा। उसके बाद रिमेनिंग 2.5 ईयर में डिपार्टमेंट उस मैटर को टेकअप कर सकता है। रिवीजन अथॉरिटी उसके लिए ऑर्डर पास करेगी कि मैं इस ऑर्डर को रिवाइज करने वाला हूं, प्लीज डू नॉट इनिशिएट द एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑर्डर, इस ऑर्डर को अभी रोक दीजिए, अभी इसके बेस पे कोई एक्शन मत लेना। क्लियर? अब रिवीजन अथॉरिटी अपना ऑर्डर पास करेगा। अब रिवीजन अथॉरिटी अपना ऑर्डर पास करता है, अब सर उसके अगेंस्ट अगर आपको जाना है तो आप डायरेक्टली कहा जाएंगे, जीएसटीडी जाएंगे। टाइम लिमिट कितना है बच्चा? वही 3 मंथ प्लस 3 मंथ का है। और अगर यही रिवीजन अथॉरिटी ने जो ऑर्डर पास किया वो अगेन एसएससी के फेवर में पास हो गया, मतलब डिपार्टमेंट के अगेंस्ट नहीं गया, तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट भी अपील फाइल कर सकता है अगेंस्ट द रिवीजन अथॉरिटी विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। क्लियर? टू द जीएसटी-एटी। अच्छा, जीएसटी-एटी की कौन सी बेंच पे जाएगा? अगर एक भी मैटर प्लेस ऑफ सप्लाई का तो प्रिंसिपल बेंच के पास जाएगा, एक भी मैटर प्लेस ऑफ सप्लाई का नहीं तो स्टेट बेंच जाएगा। क्लियर? डन। अब सर ध्यान देना बच्चों, रिविजनरी अथॉरिटी कौन होती है? सर यहां पे दे रखा है मैंने अगेन आपके लिए, सेम इस तरह का हियरार्की दे रखा है जो यहाँ मैंने अपील अथॉरिटी का पढ़ा है वैसा ही। सर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया, उसके अगेंस्ट डिपार्टमेंट रिवीजनरी अथॉरिटी के पास जा सकता है या रिवीजनरी अथॉरिटी खुद मैटर को टेकअप कर सकता है फॉर रिवीजन। तो ऐसे केस में कौन होगा अथॉरिटी? अगर सुपरिटेंडेंट या एसीडीसी ने ऑर्डर पास किया तो एडिशनल कमिश्नर या ज्वाइंट कमिश्नर इज द रिवीजनरी अथॉरिटी, और ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया तो ऐसे केस में प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर इज द अथॉरिटी हु कैन रिवाइज द ऑर्डर। क्लियर? अब सुनना बात को ध्यान से, रिवीजनरी अथॉरिटी ने भले यहाँ पे ऑर्डर रिवाइज हुआ हो या इसने ऑर्डर रिवाइज किया हो, अपील जानी है तो कहा जाएगी जीएसटी-एटी जाएगी बच्चों। क्लियर? डन। अब आइए बच्चों कुछ और बातें भी कर लेते हैं रिगार्डिंग अपील्स। सर देखना ध्यान से, मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे फॉर्म में आपको चार्ट फॉर्म में सारी चीजें याद दे रखी है। सर 2 मिनट याद देखिए बेटा, अब आपको अगर अपील करनी है अपील अथॉरिटी को या आपको अपील करनी है कहाँ? जीएसटी-एटी, तो प्री डिपॉजिट करना पड़ता है। अगर एसएससी इज फाइलिंग द अपील टू दी जीएसटी-एटी और अपील अथॉरिटी, तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट? तो सर प्री डिपॉजिट का अमाउंट इज 10% ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट। ध्यान बेटा, अगर मैटर टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी सबका है तो भी टैक्स इन डिस्प्यूट जो है उसी का आपको 10% प्री डिपॉजिट करना है। अच्छा, जो टैक्स इन डिस्प्यूट नहीं है, जो टैक्स आप एक्सेप्ट करते हो तो पूरा जमा कराओ बेटा। क्लियर? जो टैक्स के लिए आपने डिस्प्यूट किया है, अपील फाइल करी है, उसका 10% ऑफ द टैक्स इन डिस्प्यूट का आपको प्री डिपॉजिट करना पड़ेगा, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम रुपीज 25 करोड़ अंडर सीजीएसटी, और यही अगर मैटर आईजीएसटी का होगा तो 50 करोड़ हो जाएगा। ओके, और पर अगर जनरल बच्चों सेक्शन नंबर 129 सबसेक्शन 9 सेक्शन नंबर 129 सबसेक्शन नंबर 3, मतलब आपका ट्रांजिट में कोई कन्वेंस रोका था और वहां पर ईवी बिल वगैरह गड़बड़ था, मामला गड़बड़ था, वहां पे पेनल्टी अगर लगाया तो ऐसे केस में आप अपीलेट अथॉरिटी के पास अगर जाते तो वहां पे प्री डिपॉजिट का अमाउंट इज 25% ऑफ द पेनल्टी इंपोज्ड। क्लियर? अगर सेक्शन नंबर 129 सबसेक्शन 3 के ऑर्डर के अगेंस्ट आपको जाना है तो 25% इज द प्री डिपॉजिट का अमाउंट। ओके डन, 25% ऑफ पेनल्टी अमाउंट बेटा। ठीक है सर, नॉर्मली क्या होता है 10% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व इज द प्री डिपॉजिट का अमाउंट। अब सुनना बात को ध्यान से, अब आपने यहां अपील फाइल कर दी, यहां केस आप हार गए या पार्शली जीत गए पार्शली हार गए, अब आपको अपील करना है कहां? जीएसटी-एटी। तो जीएसटी-एटी को जब अपील करते हो तो व्हाट इज अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट? तो जितने अमाउंट के लिए जो टैक्स एंड डिस्प्यूट है उसके लिए जब आप अपील करते हो जीएसटी में, तो पहले कितना प्री डिपॉजिट दिया एट द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी उससे कोई मतलब नहीं है। सेकंड अपीलेट अथॉरिटी मतलब जीएसटी को जब आप अपील फाइल करते हो तब आपको एडिशनल 20% ऑफ टैक्स एंड डिस्प्यूट डिपॉजिट करना पड़ता है एज अ प्री डिपॉजिट। क्लियर? सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ रुपीज 50 करोड़ और 100 करोड़ इन केस ऑफ आईजीएसटी। क्लियर? डन। अब सर ध्यान देना बच्चों, Appellate authority or GSTT shall accept the appeal filed by assessee only if he has paid the amount of tax, interest, fine, penalty और fee is admitted in full, मतलब जो आपने एडमिट किया है वो तो पूरा पे करो, एंड द अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट एज मेंशन्ड अबव, वरना वो अपील एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नाउ सर नो प्री डिपॉजिट शैल बी पेएबल इन केस ऑफ अपील फाइल्ड बाय डिपार्टमेंट थोड़ा प्री डिपॉजिट करेगा, प्री डिपॉजिट तो एसएससी को करना पड़ता है, इसलिए एसएससी अगर अपील करता है तो उसको प्री डिपॉजिट करना पड़ता है। अब सर जीएसटी-एटी हो या अपीलेट अथॉरिटी हो, इनको बोल दिया क्या, तुम कोशिश करना कि जब तुम्हारे पास मैटर आ जाए उसका हेयरिंग देने के बाद 1 साल के अंदर ऑर्डर पास करना इफ पॉसिबल। अब अगर जीएसटी-एटी से कोई से ऑर्डर पास करने में कोई मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड हो गई तो विद इन 3 मंथ वो रेक्टिफाई कर सकते हैं। ध्यान देना, अभी हमने एडवांस लिंक पढ़ा था, वहां पे 6 मंथ का टाइम दे रखा है फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक। क्लियर? नॉर्मली एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी भी मिस्टेक करता है तो 6 मंथ का टाइम दिया होता है टू रेक्टिफाई द मिस्टेक, यहाँ पर 3 महीने का टाइम है जीएसटी-एटी को टू रेक्टिफाई द मिस्टेक विच इज अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। सर अब अगर कभी भी अपील आप करते हो जीएसटी-एटी को तो ऐसे केस में जीएसटी-एटी क्या करता है, रेस्पोंडेंट को एक नोटिस भेजता है कि आपके इस केस में इस मैटर पे इन ग्राउंड्स पर अपील आई है, क्या आपको अपना कोई क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करना है, तो उसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। तो उसको
जब लेटर रिसीव हुआ है रेस्पोंडेंट को, उसके 45 डेज के अंदर उसको मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन सबमिट करना पड़ता है। लेट हो गया तो 45 डेज का टाइम और अलाउ कर सकता है जीएसटी एटी इस केस में बेटा। क्लियर, डन, भारत माता की जय। अब कुछ बातें मैंने यहाँ पे और लिख रखी है। सर रिमांड द केस बैक, अपडेट अथॉरिटी के पास रिमांड द केस बैक का पावर नहीं है, पर जीएसटी के पास रिमांड द केस बैक का पावर है। अब आप कहेंगे रिमांड द केस बैक क्या होता है, रिवाइज कराओ सर। ध्यान देना बेटा, अगर कभी भी जीएसटी में असेस ने प्रूव कर दिया कि लोअर अथॉरिटी लेवल पर ये फाइल ढंग से असेस हुई नहीं है, आप देखिए सर ढंग से उसने सारे डॉक्यूमेंट देखे ही नहीं, एविडेंस देखे ही नहीं और ऑर्डर पास कर दिया, इस तरह का कुछ प्रूव कर दिया जीएसटी में, तो ऐसे केस में जीएसटी उस लोअर अथॉरिटी को बोलती है जाओ भैया फाइल वापस लेके जाओ और काम ढंग से लेके आओ, रिमांड पे लेती बेटा। क्लियर, फाइल मुंह पे फेंकते नहीं बेटा, रिमांड पे लेना मारते नहीं बेटा, ठीक है। अब ऐसे केस में वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उस केस को वापस से रीअसेस करेगा, फाइल को वापस से चेक करेगा और उसके बाद वापस से केस का सर जो टेक्स्ट बनता है वो आउटकम लेके आएगा। देन अच्छा ये पावर अपील अथॉरिटी के पास नहीं है, अपील अथॉरिटी चाहे तो खुद रीअसेस कर सकता है, पर सर जीएसटी कैन रिमांड द केस बैक टू दी अथॉरिटी जिसने ऑर्डर पास किया। अब मॉनेटरी लिमिट फॉर जीएसटी एटी की मॉनेटरी लिमिट बता रहा हूं बेटा। सर जीएसटी को बोला क्या, अगर 50,000 रुपए से कम का मैटर हो तो जीएसटी चाहे तो अपील को रिजेक्ट कर सकता है, छोटे मोटे अमाउंट के लिए थोड़ा जीएसटी बैठा है बेटा। तो टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स, डिस्प्यूटेड टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फाइन इज अप टू ₹50,000, तो नो मतलब अपील कैन बी रिजेक्टेड बाय द जीएसटी एटी बेटा। प्लस सर ध्यान देना, नॉर्मली मिनिमम 2 मेंबर बेंच होती है जीएसटी एटी के अंदर, पर अगर अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फाइन सब कुछ मिला के डिस्प्यूटेड अमाउंट जो है वो अगर अप टू ₹50 लाख है, 50 लाख रुपए, तो इवन अ सिंगल मेंबर बेंच कैन डिस्पोज ऑफ द मैटर। ये बात, ये पॉइंट आगे और आएगा बेटा। क्लियर, डन। ये समराइज फॉर्म में मैंने आपको दिया सो दैट आपको मॉनेटरी लिमिट याद करने में टाइम नहीं लगे और इफेक्टिवली आपका रिवाइज हो जाए। आई होप ये चैप्टर, ये जो चार्ट हमने पढ़ा इससे आपका मोटा मोटी अपील वाला सिस्टम पूरा दिमाग में फिट हो गया। आइए बच्चों, अपील्स टू अपील अथॉरिटी के लिए सबसे पहली बात आप प्री डिपोजिट करेंगे। क्लियर, जैसे प्री डिपोजिट किया आपका अपील एक्सेप्ट हुआ, रिकवरी प्रोसीडिंग वहीं पे क्या हो जाएगी, स्टे हो जाएगी, रिकवरी नहीं किया जाएगा आपके लिए। सर मैक्सिमम 3 एडजमेंट आर गिवन टू ईच पार्टी। सर अब ध्यान देना बेटा, आपने कोई जब अपील फाइल करी तब ग्राउंड्स ऑफ अपील लिखे थे आपने, अब जब आपने पर्सनल हियरिंग करी है तो बाद में एडिशनल ग्राउंड्स ऑफ अपील भी अपील ट्रिब्यूनल चाहे, अपील अथॉरिटी चाहे तो अलाउ कर सकता है, ठीक है। अगर ओमिशन वाज नॉट विलफुल और अनरीजनेबल बच्चा, तो ऐसे केस में एडिशनल ग्राउंड ऑफ अपील भी अलाउ कर देगा। अब सर ध्यान देना, रिमांड द केस बैक का पावर नहीं है अपील अथॉरिटी को। देन अपील अथॉरिटी हैज द पावर You should show cause notice in case it is of the opinion that assessor ने टैक्स पे नहीं किया या शॉर्ट पे किया या एरोनियस रिफंड किया या आईटीसी रॉन्गली अवेल या यूटिलाइज किया, तो ऐसे केस में अपील अथॉरिटी भी शो कॉज नोटिस इशू कर सकती है एसएससी को। अब अपोजिंग हर्ड विल बी गिवन आफ्टर इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस। क्लियर, उसके बाद ही एसएससी का लायबिलिटी बढ़ेगा, अदरवाइज लायबिलिटी नहीं बढ़ेगा। अपोजिंग हर्ड तो नहीं पड़ता है बेटा। फिर सर जब भी ऑर्डर पास होता है तब हमेशा ऑर्डर का एक समरी ऑर्डर भी पास होता है, सो दैट एसएससी कैन क्लियरली डिटरमाइन की कितना लायबिलिटी मेरा आ रहा है, उस ऑर्डर में क्लियरली लिखा होगा। अब सर अगर मान लो असेस ने अपील फाइल कर दी और उसको लगता है कि अपील में मेरे से कोई गलती हो गई है, क्लियर, या मेरे को अपील फाइल नहीं करनी थी, तो ऐसे कैसे क्या है ना, विड्रॉ द अपील एज पर रूल नंबर 109C। अब सर अगर उसने ना अपील विड्रॉ करना, तो अपील वो विड्रॉ तभी कर सकता है जब उसको या तो ऑर्डर पास नहीं हुआ या फिर शो कॉज नोटिस इश्यू नहीं हुआ है। द अपीलेंट में एट एनी टाइम बिफोर द इश्यूएंस ऑफ शो कॉज नोटिस और ऑर्डर whichever is earlier in respect of appeal file he can withdraw the appeal। पर हाँ, अपील फाइल करने के बाद उसको अगर फ्रेश अपील फाइल करनी है तो फ्रेश अपील फाइल करने के लिए टाइम लिमिट वो ओरिजिनल ऑर्डर पास होने के बाद 3 महीने का जो टाइम मिलता है, नॉर्मल टाइम जो होता है वही उसको टाइम मिलेगा। ऐसा नहीं कि विड्रॉ करने के बाद 3 महीने एक्स्ट्रा और मिलेंगे उसको बच्चों, ठीक है, डन। अब ये सर अपील विड्रॉ जो करना डिपार्टमेंट भी कर सकता है, एसएससी भी कर सकता है, मतलब अपीलेंट जो भी अपील कर रहा है बेटा। आइए सर सेक्शन 108 पावर्स ऑफ रिविजनल अथॉरिटी, जैसा मैंने रिविजनल अथॉरिटी का आपको सिस्टम ऑलरेडी समझाया। अब सर ध्यान देना बेटा, अगर सबऑर्डिनेट ऑफिसर ने जो ऑर्डर पास किया है वो लगता है कि वो एरोनियस है, प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू है, इलीगल है, इम्प्रॉपर है, तो ऐसे केस में सर या फिर ऑफिसर हैज नॉट टेकन इनटू अकाउंट मटेरियल फैक्ट्स एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ ऑर्डर, तो ऐसे केस में रिविजनल अथॉरिटी मैटर को टेकअप करके रिवाइज कर सकती है। पर रिविजनल अथॉरिटी को बोल दिया क्या सर इन केस में आप मैटर को रिवाइज नहीं कर सकते। फर्स्ट अगर मैटर ऑलरेडी चला गया कहां पर, अपील ने बेटा, तो अपील अथॉरिटी या ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऑर्डर पास करेंगे, तुमको उस मैटर में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं। पर हाँ, मान लो किसी केस में 6 इशू थे, 6 में से 4 इशू पे अपील चल रही, 2 मैटर पे अपील नहीं चल रही, तो ऐसे केस में 2 मैटर पर रिवीजन अथॉरिटी मैटर को टेकअप कर सकता है, रिवाइज कर सकता है। पर हाँ, जिस दिन वो अपील डिस्पोज हुई है उसके बाद सर 1 ईयर का टाइम इसको और मिलेगा, और वन ईयर और सर ओरिजिनल ऑर्डर से पास होता है उसके 3 साल विचएवर इज लेटर के अंदर वो उस 2 मैटर पर रिवीजन अथॉरिटी मैटर टेकअप करके रिवाइज कर सकता है ऑर्डर को बेटा। प्लस अब ध्यान रखना बेटा, अगर इनिशियली 6 महीने नहीं हुए, ऑर्डर से 6 महीने का टाइम है डिपार्टमेंट को अपील करने का, तो तब तक वो रिवाइज नहीं करेगा। 3 साल अगर निकल गए तो उसके बाद रिवीजन नहीं हो सकता। एक बार वो मैटर को ऑलरेडी टेकअप कर चुका है फॉर रिवीजन, वो रिवाइज नहीं कर सकता। एंड लास्ट, रिवीजनरी अथॉरिटी ने एक बार ऑलरेडी रिवीजनरी ऑर्डर पास कर दिया तो उसके बाद वो रिवीजन नहीं कर सकता। क्लियर, तो सर ये सिंपल से केसेस दे के रिवीजनरी अथॉरिटी के, आई होप अच्छे से रिवाइज हुए आपके बेटा। आइए बच्चों, अच्छा अगेन रिवीजनरी अथॉरिटी को भी बोल दिया क्या सर, अगर कभी भी
जो ऑर्डर पास कर रहा है वो अगेंस्ट द एसएससी है, उसका इंटरेस्ट मतलब उसका लायबिलिटी बढ़ रहा है, तो इस केस में एक बार अपॉर्चुनिटी हर्ड विल बी गिवन टू द एसएससी बाय वे ऑफ इश्यू ऑफ नोटिस। उसके बाद ही वो ऑर्डर पास करेगा, जो ऑर्डर पास करेगा साथ में एक समरी ऑर्डर भी पास किया जाएगा जिसमें क्लियरली लिखा होगा कि एसएससी की लायबिलिटी कितनी आ रही है। आइए, अपील ट्रिब्यूनल अंडर जीएसटी लो, जीएसटी 80, जीएसटी अपील ट्रिब्यूनल के अंदर दो बेंच होती है, प्रिंसिपल बेंच और स्टेट बेंच। हमने बात कर ली कि अगर आपके मैटर केस में एक भी मैटर प्लेस अप्लाई का तो एसएससी, तो ऐसे केस में अपील विल बी फाइल टू प्रिंसिपल बेंच, अदरवाइज स्टेट बेंच के पास अपील जाएगी, और प्रिंसिपल बेंच के अगेंस्ट आपको जाना तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे डायरेक्ट, अदरवाइज स्टेट बेंच के अगेंस्ट हाई कोर्ट जाएंगे बेटा। सर प्रिंसिपल बेंच में मेंबर्स कौन कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होता है, जुडिशियल मेंबर होता है, टेक्निकल मेंबर सेंटर का होता है, टेक्निकल मेंबर स्टेट का होता है। स्टेट बेंच में दो जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, एक टेक्निकल मेंबर स्टेट का होता है, एक टेक्निकल मेंबर सेंटर का होता है बच्चों। अब सर आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं क्या, अगर आपके केस में टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह सब मिला के अप टू ₹50 लाख तक का है तो इवन अ सिंगल मेंबर बेंच कैन डिस्पोज ऑफ द केस, प्लस कुछ कंडीशन हो रहा है बेटा, सिंगल मेंबर बेंच कैन डिस्पोज ऑफ द केस अगर अमाउंट सारा मिला के कितना है, डिस्प्यूटेड अमाउंट अप टू ₹50 लेके, प्लस मैटर डज नॉट इन्वॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड, तो ऐसे केस में सिंगल मेंबर बेंच भी मैटर को डिस्पोज ऑफ कर सकता है, अदरवाइज मिनिमम 2 मेंबर बेंच तो चाहिए चाहिए बेटा। सर मेजोरिटी रूल इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। अब ध्यान रखना बच्चा, जैसे मैंने आपको बताया था एडवांस रूलिंग के अंदर क्या होता है, अगर जो ऑफिसर होते हैं, जो अथॉरिटी होती है, इफ दे डिफर इन देयर ओपिनियन, तो सर कभी भी अथॉरिटी ऑर्डर पास नहीं करती। पर यहाँ पर ट्रिब्यूनल हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, जहाँ पे जजेस जो होते हैं इफ दे डिफर इन देयर ओपिनियन, तो ऐसे केस में हमेशा मेजोरिटी की बेस पे डिसीजन दिया जाता है। और अगर मेंबर्स आर इक्वल, जैसे 4 मेंबर की बेंच है, 2 मेंबर की बेंच है, एक मेंबर ये बोल रहा है, एक मेंबर कुछ और बोल रहा है, तो ऐसे केस में एक और मेंबर इंट्रोड्यूस करके और फिर सर मेजोरिटी के हिसाब से डिसीजन दिया जाता है। क्लियर, डन। सरकार आइए, सर डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट टू रेंडर प्रोसीडिंग्स इनवैलिड, ये सर एक सर्विस टैक्स के टाइम पे जजमेंट आया था, उसके लिए इसको सेक्शन में इंसर्ट कर दिया और बोल दिया क्या, अगर मान लो कभी सर अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है उसमें किसी मेंबर ने सर किसी मेंबर ने रिटायरमेंट ले लिया बच्चों, अब उस टाइम पर सर उसकी पोस्ट वैकेट है उस जीएसटी 80 के अंदर बेटा, उस दौरान ड्यूरिंग द वैकेंसी ऑफ द पोस्ट जीएसटी ने कोई ऑर्डर पास किया तो एसएससी कैन नॉट चैलेंज कि आपका खुद का बॉडी का सर कॉन्स्टिट्यूशन ढंग से नहीं हो रखा है, एक पोस्ट वैकेट है, हाउ यू कैन गिव द ऑर्डर, सर आपके ऑर्डर को मैं नहीं मानता, तो ऐसा सर एसएससी नहीं बोल सकता है। सर इट कैन नॉट रेंडर द प्रोसीडिंग्स इनवैलिड, जो प्रोसीडिंग हुई है वो वैलिड ही है। सरकार आइए, प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल एविडेंस बिफोर द अपीलेट अथॉरिटी और अपीलेट ट्रिब्यूनल, आपको याद आया होगा बेटा, सर कभी भी हायर अथॉरिटी अपीलेट अथॉरिटी हो या अपीलेट ट्रिब्यूनल हो, कभी भी एडिशनल एविडेंस एक्सेप्ट नहीं करेगी एक्सेप्ट इन 4 फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट, अगर सर एसएससी प्रूव कर दे कि सर लोअर अथॉरिटी ने सर एविडेंस मंगाए थे पर वो नहीं दे पाए ड्यू टू रीजंस बियॉन्ड हिज ओन कंट्रोल, उसकी गर्लफ्रेंड को पकड़ लिया था बेटा, याद आया, गुंडों ने पकड़ लिया था। सेकंड, सर एसएससी खुद एविडेंस देने जा रहा था आगे होके अपफ्रंटली पर वो नहीं दे पाया ड्यू टू रीजंस बियॉन्ड हिज ऑन कंट्रोल। थर्ड, उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड दी ही नहीं। फोर्थ, सर उसने एविडेंस दिए थे पर डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिए, लोअर अथॉरिटी ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, तो ऐसे केस में इन 4 में से कोई भी केस अगर आपने प्रूव कर दिया तो ऐसे केस में हायर अथॉरिटी कैन एक्सेप्ट द एडिशनल एविडेंसेस, अदरवाइज कभी भी हायर अथॉरिटी एडिशनल एविडेंसेस एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्लियर। अब अगर हायर अथॉरिटी ने एडिशनल एविडेंस इन 4 केस में से कोई भी अगर आपने प्रूव कर दिया और उसने एक्सेप्ट कर लिया तो सबसे पहले वो हायर अथॉरिटी उस लोअर अथॉरिटी को वो एविडेंसेस के अगेंस्ट अगर कुछ बोलना है तो उसका मौका दिया जाएगा और बोला जाएगा क्या ये एविडेंस मैंने एक्सेप्ट कर लिया, क्यों एक्सेप्ट किया, इस पे जवाब, इस पे मत बोलो। हाँ, अगर आपको इसके अगेंस्ट कुछ कहना है टू रिबट द एविडेंस, सर अपॉर्चुनिटी हर्ड विल बी गिवन टू द लोअर अथॉरिटी। आया ना भाई, डन। आइए बच्चों, सर इंटरेस्ट ऑन रिफंड ऑफ अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट, ध्यान देना, बड़ा जेन्युइन मैटर यहाँ लाया है मोदी सरकार ने। जब से सर मोदी सरकार आई वहां पर ये सेक्शन में अमेंडमेंट, वो सेक्शन ही चेंज किया था सर्विस टैक्स के टाइम पे बेटा, और यहाँ पे भी वो कंटिन्यू हुआ और बोल दिया क्या, आपने प्री डिपॉजिट का अमाउंट दिया था बेटा तो वो आपकी अमानत है, कल को अगर आप केस जीत गए तो वो अमाउंट जब आप रिफंड लेंगे तो वो अमाउंट हम आपको रिफंड करेंगे अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट विल बी 6% पर नो डाउट। पर कब से, जिस दिन आपने प्री डिपॉजिट का अमाउंट डिपॉजिट किया था वहां से लेके जब आपको रिफंड मिलेगा तब तक का इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर annum। क्लियर। बिफोर 2014 यहां क्या था बताए, अपील आप जीत गए, फिर प्री डिपॉजिट के रिफंड के लिए अप्लाई करेंगे, फिर प्री डिपॉजिट के लिए अप्लाई किया, वहां से 3 महीने में रिफंड नहीं मिला तो उसके बाद वाले पीरियड के लिए यू विल गेट द इंटरेस्ट। क्लियर। सालों साल अपील में निकल जाते थे बच्चा, यहाँ पे तो बोल दिया क्या, अगर आप अपील जीत गए तो जब से आपने प्री डिपॉजिट किया था वहां से हम आपको इंटरेस्ट देंगे 6% पर annum। क्लियर। आइए बच्चों, अपीयरेंस बाय ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, आपका एआर कौन कौन हो सकता है, रिलेटिव और रेगुलर एम्प्लॉय, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, प्रैक्टिसिंग सीए, सीएस और सीएमए। सर अ रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हु हैड वर्कड फॉर नॉट लेस देन 2 years इन द पोस्ट नॉट लेवर देन रैंक ग्रुप बी गजेटेड ऑफिसर। बच्चों सर जीएसटी प्रैक्टिशनर भी एआर बन सकता है, पर सर अगर कोई पर्सन जो अभी जस्ट रिटायर हुआ है या रिजाइन फ्रॉम द गवर्नमेंट
पोस्ट, उसका सर इन्फ्लुएंस होना है, इसलिए बोल दिया क्या, एनी पर्सन हु इज रिटायर्ड और रिजाइंड आफ्टर सर्विंग फॉर मोर देन 2 years इन इनडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या एनी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एज अ गजेटेड ऑफिसर shall not be entitled to appear as a AR for a period of 1 year from the date of his retirement। 1 साल तक वो किसी का AR नहीं बन सकता है। प्लस एनी पर्सन हु हैज बीन डिसमिस्ड और रिमूव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विस, या फिर अ पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अंडर GST और अ person is found to be guilty of misconduct under the by the prescribed authority, sir such person shall not be qualified as a authorized representative beta। and last, a person who has been declared as insolvent, क्लियर, जब तक कि उसकी इंसॉल्वेंसी कंटिन्यू होती है तब तक वो किसी का भी AR नहीं बन सकता। आइए, सम्स ड्यू टू बी पेड नॉट विथस्टैंडिंग अपील एटसेट्रा, ये है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए बेटा। यहां बोल दिया क्या, देखो GST AT जाना है या अपील अथॉरिटी जाना है, वहां तो प्री डिपोजिट का अमाउंट बता रखा है बेटा, वो जमा कराओ, बाकी का अमाउंट आपसे रिकवरी नहीं करेंगे, स्टे कर दिया जाएगा। पर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अगर आपको जाना है तो पहले जो अमाउंट डिसाइड किया है ट्रिब्यूनल ने, वो पहले पूरा ऑर्डर में जो अमाउंट है, पूरा टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी जो भी, वो पूरा पे करो, फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आपकी अपील एक्सेप्ट करेगा। पर ये तो सेक्शन में लिखा है बेटा, पर प्रैक्टिकली बताता हूं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी क्या कर देता है, उसमें स्टे अलाउ कर देता है अगर आपने स्टे के लिए अप्लाई किया है तो। आइए सर, अपील नॉट टू बी फाइल्ड इन सर्टेन केसेस। सबसे पहली बात सर, CBSE के पास पावर है कि CBSE चाहे तो अपने डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दे सकता है, डायरेक्शन इशू कर सकता है, फिक्सिंग द मॉनेटरी लिमिट्स फॉर द पर्पस ऑफ फाइलिंग द अपील बाय द डिपार्टमेंट, कि सर अगर अमाउंट फॉर एग्जाम्पल 5 लाख या उससे ज्यादा हो तो ही अपील फाइल करना, 5 लाख से कम हो तो अमाउंट छोड़ तो अपील फाइल करना ही मत। अब ऐसे केस में CBSE ने अगर अपने डिपार्टमेंट को मॉनेटरी लिमिट के लिए एक इंस्ट्रक्शन दे दी है तो डिपार्टमेंट कैन नॉट फाइल द अपील अगर वो मॉनेटरी लिमिट से कम का अमाउंट है तो ऐसे केस में आरसीसी कैन नॉट कंटेंट की डिपार्टमेंट मैटर एक्सेप्ट कर लिया है। अगर फ्यूचर में वो अमाउंट ऑफ टैक्स डिस्प्यूट वगैरह बड़ा हो जाता है तो बाद में डिपार्टमेंट उसको आरसीसी को वापस से शोकोज वगैरह दे सकती है फ्यूचर पीरियड के लिए। और उस केस में सर अगर मैटर अपील में जाता है तो सर ऐसे केस में अपील ट्रिब्यूनल कोर्ट वगैरह को ये अपील या एप्लीकेशन एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। वो नहीं कह सकते कि एक बार आपने सर आरसीसी कैन नॉट कंटेंट की एक बार मेरा मैटर आपने एक्सेप्ट कर लिया, मेरे फेवर में आपने ऑर्डर पास किया, उसके अगेंस्ट डिपार्टमेंट ने कोई अपील फाइल नहीं करी तो अब बाद में मेरे अगेंस्ट आप कुछ भी नहीं बोल सकते फ्यूचर में बेटा। क्लियर सर, ये सेक्शन प्रोटेक्ट करता है डिपार्टमेंट की पावर को कि सर इस मॉनेटरी लिमिट की वजह से अगर हमने अपील फाइल नहीं करी थी तो फ्यूचर में हम बार नहीं होंगे फ्रॉम फाइलिंग द अपील इन द सेम केस फॉर द सेम एसएससी अगर फ्यूचर में अमाउंट बड़ा हो जाता है तो बच्चा। क्लियर, डन। आइए सेक्शन में 121 बोलता है क्या, नॉन अपीलेबल डिसीजंस और ऑर्डर, इन 4 केस में कभी अपील फाइल नहीं हो सकती है, जिंदगी बर्बाद हो गई है सर, ऐसा ही रहेगा जीवन आपका। सरकार एन ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर और अथॉरिटी एम्पावर टू डायरेक्ट द ट्रांसफर ऑफ प्रोसीडिंग्स फ्रॉम वन ऑफिसर टू अनदर ऑफिसर। मान लो प्रोसीडिंग्स डायरेक्ट ऑफिसर चेंज कर दिया बेटा, यू कैन नॉट फाइल द अपील की नहीं ऑफिसर क्यों चेंज किया, मैंने तो ऑलरेडी इसको सर समझे मेरी बात सर, ऑफिसर चेंज तो आप कुछ नहीं कर सकते। सेकंड, एन ऑर्डर परटेनिंग टू सीजर और रिटेंशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, रजिस्टर और अदर डॉक्यूमेंट। देन एन ऑर्डर सैंक्शनिंग प्रोसिक्यूशन अंडर दिस एक्ट और एन ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 80 दैट इज पेमेंट इन EMI। याद है सर, मैक्सिमम 24 EMI अलाउ कर सकता है कमिश्नर, पर उसने मना कर दिया मान लो आपको EMI देने के लिए, सर यू कैन नॉट चैलेंज द ऑर्डर, उसके अगेंस्ट अपील फाइल नहीं होती। और इसी के साथ भारत माता की जय। क्या लिखा आपके लिए, कर हर मैदान फतेह। ये डायलॉग बहुत अच्छा लगता है पर ये मैदान, हर मैदान को अगर आपको फतेह करना है तो हर मैदान के लिए आपको पूरा दम लगाना पड़ेगा, पूरी सर ताकत लगानी पड़ेगी और 100% अगर पॉजिटिव एनर्जी से आप लग गए हो सक्सेस आपकी मिलेगी। माहौल जबरदस्त शानदार होगा। ऑल द बेस्ट गाइस, मस्त पढ़े, मस्त होके पढ़िए, खुश होके पढ़िए, विच इज मोर इंपॉर्टेंट। वी आर विथ यू, बिलीव इन योरसेल्फ, एवरीथिंग इज पॉसिबल। और पॉसिबल करना है तो आज हमको मेहनत करनी पड़ेगी, लग जाओ पूरी ताकत से। ऑल द बेस्ट गाइस, भारत माता की जय एंड वी आर विथ यू, लव यू अ लॉट।